नमस्कार साथियों, स्टडी टर्मिनल के इस ऑनलाइन मंच पर हम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम डेट में अब ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हमने आधुनिक भारत का एक नया वीडियो लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि विगत वर्षों में आ चुके हैं एवं आगे आने वाले वर्षों में यूपी पीसीएस एवं आरओ की परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा संभावना बनती है। तो समय नष्ट न करते हुए आइए देखते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न को। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। देखिए, किसी महापुरुष या किसी क्रांतिकारी का एक स्टेटमेंट, एक कथन यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न के रूप में, और हमसे उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। एक बार कथन को पुनः देख लेते हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। हमारे जो विकल्प है उनमें पहला है भगत सिंह जी, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा विकल्प है सचिंद्र नाथ सान्याल, और अंत में कह रहा है भगवती चरण वोहरा जी ने। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न का सही विकल्प देख लेते हैं। ये जो कथन है, इस कथन को कहने वाले थे भगत सिंह जी, ठीक है ना। आदरणीय भगत सिंह जी ने इस कथन को कहा था। और भगत सिंह के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो संबंधित तथ्यों को भी आपको याद रखना है। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, या पंजाब न दे के आपको नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने दी थी ऐसे भी देता है, तो भगत सिंह जी का नाम याद रखना है। और इनके बारे में बात करें तो अगर हमसे प्रश्न में ये पूछता है कि कालक्रम वाला जो प्रश्न होता है उसमें पूछ लिया जाता है कि भगत सिंह जी को फांसी कब हुआ था, ठीक है। अन्य भी घटनाएं दे दी जाती हैं, तो आपको इनके फांसी की तिथि भी याद रखनी है। 23 मार्च 1931 को इनकी शहादत हुई थी, और इनके साथ में आदरणीय राजगुरु जी और महापुरुष सुखदेव जी थे, ठीक है। तो इन दो व्यक्तियों के साथ भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को इन्होंने पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। और जो कथन है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, इन्होंने ही कहा था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प भगत सिंह, ऑप्शन ए होगा। आइए देखते हैं इस वीडियो के दूसरे प्रश्न को, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कह रहा है 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था। कौन सा संगठन है अभिनव भारत। इससे भी, इस संस्था से भी काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमारे जो विकल्प है उनमें पहला है बंगाल, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी जो है वो है हैदराबाद। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का सही विकल्प जान लेते हैं, फिर इस संस्था के बारे में जानेंगे। देखिए, अभिनव भारत की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र में, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो इसके संस्थापक थे वो आदरणीय विनायक दामोदर सावरकर जी थे, ठीक है। वी.डी. सावरकर जी इसके संस्थापक थे। और अगर बात करें तो इस संस्था का पूर्व नाम मित्र मेला था। इस बात को भी आपको याद रखना है। इस संस्था का पूर्व नाम मित्र मेला था, जिसे बाद में परिवर्तित करके ही अभिनव भारत कर दिया गया। तो अगर आपसे ये पूछता है कि अभिनव भारत किस पूर्ववर्ती संस्था की नवीकरणीय संस्था थी, तो मित्र मेला जो होगा वो सही विकल्प होगा, ठीक है। इसके अलावा अभिनव भारत की दो शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक राज्य में एवं मध्य प्रदेश एमपी में भी स्थापित की गई थी। तो ये भी प्रश्न आ चुके हैं कि अभिनव भारत की जो शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, वो महाराष्ट्र के अलावा कहाँ स्थापित की गई। तो सही विकल्प होगा कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी होगा। संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर जी थे। और स्थापना वर्ष अगर हमसे पूछता है तो 1905 आपको याद रखना, ठीक है। देखिए, बंगाल विभाजन का वर्ष था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, ठीक है। काफ़ी सारी नई घटनाएं हो रही थी। तो कालक्रम में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीज़ों को सुलभ बना पाएंगे। यहाँ पे हमारा अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो प्रश्न से हमें एक जानकारी मिलती है कि महात्मा गांधी जी ने 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको प्रश्न से भी एक नॉलेज निकालना है कि 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब आते हैं विकल्प में। पहला विकल्प है वो है गया, ऑप्शन बी कह रहा है अमृतसर, तीसरा कह रहा है बेलगांव, और अंत में कह रहा है उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर। तो देखिए, बेलगांव जो होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर बात करें ये 1924 के अधिवेशन के अलावा, तो कांग्रेस के अन्य भी जो अधिवेशन हुए थे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर बात करें, हमसे पूछ लेता 40वां अधिवेशन कहाँ हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी, तो 40वां अधिवेशन कांग्रेस का कानपुर में हुआ था, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी, ठीक है। इसके बाद सरदार पटेल जी ने 1931 के, ठीक है, 1931 में सरदार पटेल जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था, कराची अधिवेशन में, ठीक है, कराची में हुआ था। तो कराची अधिवेशन करके पूछ लिया जाता है संबंधित वर्ष 1931। साथियों, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। कौन से महापुरुष से संबंधित प्रश्न है, लाजपत राय जी से, ठीक है ना, जिन्हें हम प्यार से लाला जी भी कहते थे। तो यहाँ पे इसका जो विकल्प दिया है वो है गैरीबाल्डी, स्वामी विवेकानंद जी, दादा भाई नौरोजी जी, और अंत में कह रहा है मैजनी। तो सबसे पहले इसका करेक्ट विकल्प देख लेते हैं। देखिए, लाला जी ने मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। क्यों माना था, जब इन्होंने इनकी जीवनी पढ़ी तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए, ठीक है। और इनकी मैजनी की एक रचना थी द ड्यूटीज ऑफ मैन, द ड्यूटी ऑफ मैन। इसका इन्होंने, लाला जी ने अनुवाद किया था उर्दू में, ठीक है ना, उर्दू अनुवाद किया था, ठीक है, किसका, द ड्यूटीज ऑफ मैन का, जो कि मैजनी के द्वारा लिखी गई थी। मैजनी जो है वो इटली से संबंधित है, ठीक है, मैजनी जो है वो इटली देश के से संबंधित है, और वहाँ पे इन्हें राष्ट्रपिता का भी दर्जा दिया जाता है। साथियों, अगले प्रश्न को आइए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, निम्न क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था। काकोरी घटना के बारे में हम सभी को मालूम है, जो कि वर्ष 1925 में हुआ था, और एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटित हुई थी, ठीक है, जो कि लखनऊ के निकट है काकोरी। ये भी बात आपको याद रखना है, पूछ सकता है। और बात करते हैं इससे संबंधित जो संस्था थी, क्रांतिकारी संस्था, वो थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम शार्ट में HRA संस्था भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कौन से महापुरुष इस षड्यंत्र, इस क्रांतिकारी घटना से संबंधित नहीं थे। पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा कह रहा है रोशन सिंह, भगत सिंह, और अंत में कह रहा है अशफाक उल्लाह खां। तो सबसे पहले इस प्रश्न का सही विकल्प देख लेते हैं। जुड़े नहीं थे, तो भगत सिंह जी जो थे इस घटना के समय जुड़े नहीं थे, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अब देखते हैं कौन कौन से क्रांतिकारी इस काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े थे। तो देखिए, सबसे पहले जो नाम आता है वो है आदरणीय राम प्रसाद बिस्मिल जी। उसके बाद आता है ठाकुर रोशन सिंह जी। उसके बाद हमें जो महापुरुष का नाम मिलता है वो है अशफाक उल्लाह जी, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी जी। अब देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे इससे, लेकिन वो फरार हो गए थे, ठीक है ना। आज़ाद जी जो थे अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आ गए थे, फरार हो गए थे, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी। तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह में विकल्प में दिख रहा था, भगत सिंह नहीं थे, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। साथियों, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कह रहा है निम्न में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कौन सा समाज है, प्रार्थना समाज। देखिए, ये जो प्रश्न है वो स्वतंत्रता पूर्व सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित है, जो कि आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण खंड है, और इस खंड से अच्छी संख्या में प्रश्न आते हैं, गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, हमारे जो विकल्प हैं उनमें पहला है आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, MG रानाडे, जिनका पूरा नाम महादेव गोविंद रानाडे है, और अंत में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें हम SN बनर्जी भी शार्ट में लिख लेते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आत्माराम पांडुरंग जी ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। हमसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। बंगाल दे देगा, ठीक है, कर्नाटक दे देगा, उत्तर प्रदेश दे देगा। तो इसका हमें इस बात को भी आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा की गई थी, ठीक है।
और अगर बात करें तो एमजी रानाडे जो थे वो इस समाज से बाद में जुड़े थे, ठीक है। ये भी जुड़े थे महात्मा महादेव गोविंद रानाडे भी, लेकिन वो इस संस्था से उनके बाद जुड़े थे, ठीक है। ये जो प्रार्थना समाज था इसने क्या किया, तो देखिए जाति प्रथा का विरोध किया था, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था, ठीक है। अन्य भी सामाजिक सुधार आंदोलनों में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इस नाते प्रार्थना समाज एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। साथियों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि आरओ परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। कह रहा है कौन सा व्यक्ति इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था, ठीक है। कौन सी संस्था है, इंडियन एसोसिएशन। देखिए ये जो प्रश्न है वो कांग्रेस पूर्व स्थापित भारतीय राजनीतिक संस्था खंड से संबंधित है, ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण खंड माना जाता है। हमारे जो विकल्प हमने पहला है बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, और अंत में कह रहा है एसएन बनर्जी अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। देखिए इस संस्था की जो स्थापना है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन नाम न देके आपको भारत संघ भी दे सकता है, ठीक है, हिंदी परिवर्तित नाम भी आपको दे सकता है। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी, जो हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। और कहाँ पे की थी अगर हमसे पूछता है, जो कि पूछा भी गया है पिछली परीक्षाओं में, तो कलकत्ता में की थी, ठीक है। साथियों देखिए ये यूट्यूब चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हम मोटिवेट होते हैं आगे भी ऐसे ही काम करने के लिए। साथियों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। कथा वस्तु या समझ सकते हैं कि किस संदर्भ में है, ठीक है ना, इसका टॉपिक क्या है, किस घटना से संबंधित है। तो आनंद मठ उपन्यास जो था हम सभी को मालूम है, आप सबने पढ़ा ही होगा। ये जो था वो सन्यासी विद्रोह पे आधारित था, ठीक है। सन्यासी विद्रोह पे इसकी जो कथा वस्तु थी आधारित थी, ठीक है। अब सन्यासी विद्रोह का नाम आ गया तो जान लेते हैं किस वर्ष ये घटित हुआ था, इसका जो कालक्रम था क्या था। तो देखिए किताबों में जो हमें इस घटना का उल्लिखित वर्ष मिलता है वो मिलता है 1763 से 1800, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड को आपको याद रखना है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह, अन्य विद्रोह आपको कालक्रम के रूप में आयोजित करने को, समावेश करने को दे सकता है, ठीक है। और अगर बात करें तो इस आनंद मठ की जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी। बंकिम चंद्र जी ने इसकी रचना की थी, ठीक है। और अगर बात करें आनंद मठ उपन्यास के बारे में तो वंदे मातरम जो गीत है वो भी इसी उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए एक प्रश्न में कई प्रश्न समाहित होते हैं, स्वयं प्रश्न भी हमें एक नई जानकारी देता है, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका भी थोड़ा हमें अलग करना पड़ेगा, जिससे हम आगामी आरओ की परीक्षा में सफलता को हासिल कर पाएँ। तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के मध्य हुआ था। कथा वस्तु आनंद मठ की इसी पे आधारित है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसकी रचना की थी। वंदे मातरम गीत जो है इसी से लिया गया है, ठीक है। साथियों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कह रहा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किस महापुरुष ने किया था, ठीक है ना। निष्क्रिय विरोध के बारे में यहाँ पे प्रश्न हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन जो है उनमें पहला है महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल को इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन सी तिलक जी को बाल गंगाधर तिलक के बारे में संकेत कर रहा है, और ऑप्शन डी जो है अरविंद घोष के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा अरविंद घोष, ठीक है ना, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। इन्होंने क्या किया था, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अरविंद घोष के बारे में बात करें तो इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका भी निकाली थी, ठीक है। वंदे मातरम पत्रिका इन्होंने क्या करी थी, निकाली थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वंदे मातरम पत्रिका को किसने संपादित किया था, किसने निकाला था, कौन चला रहा था, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन महापुरुष वंदे मातरम पत्रिका से संबंधित था। तो आदरणीय अरविंद घोष जी इस पत्रिका से संबंधित थे और इन्होंने ही निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। साथियों आ जाते हैं जल्दी से अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे कह रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया। अब देखिए ये जो प्रश्न है वो भारत से बाहर स्थापित राजनीतिक संस्थाओं खंड से संबंधित है, जो कि एक महत्वपूर्ण खंड है आधुनिक भारत का। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन इससे संबंधित है, किसने प्रारंभ किया है।
हमारा जो पहला विकल्प है उनमें है एनी बेसेंट, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक जी, सी कह रहा है कि महात्मा गांधी जी, और अंत में कह रहा है श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने सही विकल्प ढूंढ लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन डी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी इस संस्था के संस्थापक थे और इन्होंने लंदन में इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, भारत से बाहर लंदन में इसकी स्थापना की थी। अब पूछता है अगर कि किस वर्ष में हुई थी स्थापना, तो 1905 में हुई थी। ठीक है, 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने लंदन में की थी। तो ऑप्शन डी जो हमारा होगा करेक्ट। साथियों जल्दी से आ जाते हैं आज के वीडियो के 11वें प्रश्न पे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कह रहा है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। ठीक है, गदर पार्टी हम सभी ने इसके बारे में पढ़ा है, गदर आंदोलन के बारे में पढ़ा है, कामगाटा मारू पकड़ड़ के बारे में पढ़ा है। तो हमारे जो विकल्प हैं उनमें पहला है सैन फ्रांसिस्को, जो कि सही विकल्प होगा। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था। और इस मुख्यालय को एक अन्य नाम भी भारतीय इतिहास में युगांतर आश्रम भी दिया गया है। ठीक है, युगांतर आश्रम, तो इस बात को भी आपको याद रखना है, युगांतर आश्रम कहाँ स्थित था, तो सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी से संबंधित था। ठीक है, अगर हमसे ये पूछता है कि गदर आंदोलन या गदर पार्टी से संबंधित महापुरुषों में निम्नलिखित में से कौन से नहीं थे या संबंधित थे संस्थापक, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो लाला हरदयाल या सोहन सिंह भाकना। तो लाला हरदयाल जी, ठीक है, लाला हरदयाल जी। उसके बाद जो हमारा प्रमुख नाम आता है वो है सोहन सिंह भाकना जी, सोहन सिंह जी। ठीक है, ये इतना ही काफ़ी है। तो इस प्रकार गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था, ऑप्शन ए में हमें सैन फ्रांसिस्को दिख रहा है, यह कैलिफोर्निया भी आपको रिलेट करके देगा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आप साथियों हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कह रहा है बंग भंग विरोधी आंदोलन, कौन सा आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। बंग का यहाँ पे अर्थ सीधा सा है बंगाल। ठीक है ना, भंग का अर्थ क्या है, बांटना, विभाजित करना। तो बंगाल विभाजन का आदेश जो निर्णय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था, उसी के विरोध में भारतीय नागरिकों ने यह आंदोलन चलाया था। ठीक है, अगर हमसे बात करें थोड़ा टाइम पीरियड के हिसाब से बात करें, तो ये जो डिसीजन हुआ था वो 20 जुलाई 1905 को लिया गया था। ठीक है, जिसके बाद भारतीय महापुरुषों ने, भारतीय क्रांतिकारियों ने 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है ना, एक मीटिंग बुलाई जहां पे बंग भंग विरोधी आंदोलन को प्रारंभ करने का डिसीजन किया गया था। ठीक है, और उसके बाद 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन जो है प्रभावित हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से 7 अगस्त 1905। ठीक है, तो बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, 7 अगस्त 1905, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 करेक्ट विकल्प होगा। और इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हो गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। तो आपको टाइम पीरियड के हिसाब से या व्यवस्थित करने से संबंधित या मैच मिलान करने से संबंधित प्रश्न दे सकता है। तो आधुनिक इतिहास के सभी घटनाओं को आपको कालक्रम के हिसाब से पढ़ लेंगे तो वो भी आपको प्रश्न में कहीं ना कहीं, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको बढ़त दिलाए रहेगा। साथियों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कह रहा है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। संघर्ष की विधि के मतलब संघर्ष के एक तरीके के रूप में, संघर्ष के एक हथियार के रूप में कौन सा क्या था, स्वदेशी और बहिष्कार। ठीक है, तो देखिए हम सभी को मालूम है स्वदेशी और बहिष्कार ये शब्द बंगाल विभाजन 1905 के समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो दिख रहा है बंगाल विभाजन के विरुद्ध सही विकल्प होगा। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया था। ठीक है ना, अंग्रेजों ने जब बंगाल विभाजन का आदेश पारित किया था तो भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने का डिसीजन लिया और स्वदेशी को प्रोत्साहित करने का भी डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो यहीं से ये शब्द स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार चर्चा में अधिक आए थे। साथियों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कह रहा है इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू। देखिए चारों ही व्यक्ति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, जिन्हें जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
साथियों यहाँ पे हमारा 15वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ब्रिटिश असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय। हमारे जो विकल्प हमने पहला है रास बिहारी बोस जी, दूसरा कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, तीसरा कह रहा है दादा भाई नौरोजी जी, और अंत में विट्ठल भाई पटेल जी का नाम ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न का सही विकल्प ढूंढ लेते हैं। आदरणीय दादा भाई नौरोजी, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसका करेक्ट विकल्प होगा। बात करें तो 1892 में 1892 के चुनाव में इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है ना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, हिंदी में कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि इंग्लिश के वर्ड होते हैं, याद करने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का इन्होंने चुनाव जीता था। 1892 में प्रथम भारतीय थे, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।